आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत प्रमुख भारतीय राजनीति विचारक। आज का हमारा विचारक है कौटिल्य। तो कौटिल्य अध्याय से संबंधित है। परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें से बनता है, वो है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। यानी कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। तो सप्तांग का मतलब ये है 7 अंग। यानी कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, और वो 7 अंग का जो वर्णन किया है कौटिल्य ने, वो निम्न प्रकार से है। पहला है स्वामी। स्वामी अर्थात राजा। तो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसके अंतर्गत सबसे ऊपर आता है स्वामी या राजा। तो कौटिल्य ने राज्य के अंतर्गत स्वामी राजा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कौटिल्य के अनुसार राजा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च कुल में जन्मा हो, धर्म में रुचि रखने वाला हो, दूरदर्शी हो, सत्यवादी हो, महत्वाकांक्षी हो, परिश्रमी हो, गुणीजनों की पहचान तथा उनका आदर रखने वाला हो, शिक्षा प्रेमी हो, योग्य मंत्रियों को रखने वाला तथा सामंतों पर नियंत्रण रखने वाला हो। यानी ये क्या है, ये कौटिल्य के अनुसार एक राजा के अंतर्गत ये गुण होने चाहिए। एक राजा के अंतर्गत कौटिल्य के अनुसार राजा में विवेक व परिस्थिति देखकर कार्य करने की क्षमता, प्रजा की सुरक्षा व पोषण की क्षमता, मित्र और शत्रु की पहचान तथा चापलूसों को पहचानने की योग्यता एक राजा या स्वामी में होनी चाहिए। तो स्वामी या राजा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सबसे ऊपर आता है, और एक स्वामी और राजा के अंतर्गत ये निम्नलिखित गुण उसमें होने चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति को ही राजा बनाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा को सैन्य संचालन, सेना को युद्ध की शिक्षा, संधि विग्रह, शत्रु की कमजोरी का पता लगाने की कुशलता, दूरदर्शी आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। वह तेजस्वी, आत्मसंयमी, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रहने वाला, मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाला, किंतु दूसरों की मीठी बातों में न आने वाला, दूसरों की हंसी न उड़ाने वाला होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा को दंड राज्य संचालन, सैनिक शिक्षा, मानव शास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विद्याओं का ज्ञाता है वो होना चाहिए। तो आप विद्यार्थी देख सकते हैं कि कौटिल्य के अनुसार स्वामी अर्थात राजा जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसके अंतर्गत एक राजा के अंतर्गत निम्नलिखित योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। यानी इन इतनी क्षेत्रों के अंतर्गत एक राजा को ज्ञान होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति राजा बनने के योग्य हो सकता है, अन्यथा वो राजा बनने के योग्य उसमें योग्यता उसमें नहीं है। अब देखो दूसरी बात आती है, दूसरा जो अंग है राज्य के सप्तांग सिद्धांत में, वो है अमात्य। तो हम अमात्य भी कह सकते हैं और हम मंत्री भी कह सकते हैं। यानी अमात्य अर्थात मंत्री। तो राजा जिन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है, यानी उनमें क्या योग्यता होना चाहिए, कैसे व्यक्तियों को अमात्य या मंत्री के पद पर नियुक्ति राजा को करनी चाहिए। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग, यानी सबसे पहला महत्वपूर्ण अंग तो क्या था, स्वामी अर्थात राजा। दूसरा अंग है अमात्य। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अमात्य अथवा मंत्री है, जिसके द्वारा राजा द्वारा शासन संचालन कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। यानी कौटिल्य कहता है कि अमात्य अर्थात मंत्री के बिना राजा है ना, वो राज्य का संचालन कर नहीं सकता, क्योंकि राजकार्य बहुत अधिक होते हैं और राजा सब कार्य स्वयं नहीं कर सकता है। अतः उसे ये कार्य अमात्यों से कराने चाहिए। यानी भाई राजा है तो वो कौन कौन से कार्य करेगा, अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि राजा है, यानी राज्य के कार्य बहुत अधिक होते हैं, तो राजा को ये जो कार्य हैं वो अपने अमात्यों से करवाना चाहिए। अमात्य अर्थात मंत्री, यानी राजा को मंत्रणा देने वाले, राजा को सूझबूझ का ज्ञान कराने वाले। कौटिल्य ने अमात्य का महत्व स्पष्ट करते कहा कि राज्य एक रथ है। यानी राज्य क्या है, एक रथ है। जिस प्रकार रथ एक पहिए से नहीं चल सकता, उसी प्रकार मंत्रियों की सहायता के बिना राजा है वो भी अकेले राज्य का संचालन नहीं कर सकता। अमात्य की नियुक्ति के संबंध में कौटिल्य ने कहा कि राजा को योग्य तथा निष्ठावान व्यक्तियों को अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहिए। अब देखो राजा को यह चाहिए कि वो हर किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि योग्य व्यक्ति और जो निष्ठावान हो, जो राज्य के प्रति निष्ठा रखते हो, ऐसे व्यक्तियों को ही राजा को अमात्य के पद पर नियुक्ति करना चाहिए। अपने संबंधियों, सहपाठियों और परिचितों को भी अमात्य के पद पर नियुक्ति नहीं करने चाहिए। यदि वे पदानुरूप योग्यता न रखती हो, प्रमादी, शराबी, व्यसनी,
अहंकारी तथा वेश्यागामी व्यक्ति को भी अमात्य के रूप में नियुक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होता है और विभिन्न प्रलोभनों में फंस करके राज्य के गोपनीय तथ्यों को प्रकट कर देता है। तो कहने मतलब कि दुराचारी व्यक्ति है, शराबी है, या जिसमें कई प्रकार के अवगुण है, ऐसे व्यक्तियों को अमात्य के पद पर नियुक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति है वो लालच में आकर के जो राज्य के जो गोपनीय जो आंकड़े हैं, तथ्य हैं, उनको दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। जो राज्य और राज्य दोनों के लिए क्या होता है, अहित सिद्ध होता है। अमात्यों की संख्या कितनी हो, यानी इसका निर्धारण करने का कार्य कोटले ने राजा के ऊपर छोड़ दिया कि एक राज्य के अंदर कहते कितने अमात्य होने चाहिए, कितने मंत्री होने चाहिए, यानी इसकी कोई संख्या नहीं बताई है, बल्कि राजा के ऊपर छोड़ दिया है। वह राजकार्य की आवश्यकता के अनुसार उनकी नियुक्ति कर सकता है, लेकिन कोटले का यह सुझाव है कि राजकार्य हेतु मंत्रणा करने वाले की जो संख्या है वो सीमित होनी चाहिए, क्योंकि अधिक लोगों से की गई मंत्रणा से गोपनीयता के भंग होने का खतरा रहता है। कोटले का यह भी सुझाव है कि राजा राजकार्य के संचालन हेतु अमात्यों से परामर्श करे, किंतु यदि उसे उनके द्वारा दिया गया परामर्श राज्य हित के अनुकूल न लगे तो इसी स्थिति में विवेकानुसार उसे निर्णय लेने हेतु वो स्वतंत्र है। कि कोई भी काम है, राजा है वो अमात्यों से परामर्श करे, सलाह ले, लेकिन यदि उसको ऐसा लगे कि भाई जो दिया गया सुझाव है वो अच्छा नहीं है, राज्य हित में नहीं है, तो राजा वो अपने स्वतंत्र भी निर्णय ले सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण अंग हमने पढ़ लिए सप्तांग सिद्धांत के। अब तीसरा आता है जनपद। तो तीसरा जो अंग बताया है कोटले ने वो बताया है जनपद। तो जनपद है वो सप्तांग सिद्धांत का तीसरा प्रमुख अंग है, और वह कहता है कि जनपद के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब देखो जनपद में आता कौन है, कोटले के अनुसार जनता और जो भूमि है ना वो जनपद में आती है। यानी कोटले ने जनपद में किसको शामिल किया है, जनता और भूमि को। उनका कहना है कि जनता को स्वामी भक्त करों को चुकाने वाले व संपन्न होना चाहिए। भूमि के संबंध में कोटले का कहना है कि उसमें वन, तालाब, खाने, नदी, उपजाऊ मिट्टी, सैनिक, किले, पर्वत, पशु और पक्षी होने चाहिए। कोटले ने जनपद की स्थापना का विस्तार पूर्वक उसने वर्णन भी किया कि जनपद के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से संसाधन वो जनपद के अंतर्गत होना चाहिए। तो उसका मत है कि राजा को या तो दूसरे राज्यों से, देशों से या मनुष्य को बुलाकर तथा अपने राज्य की जनसंख्या बढ़ाकर नए जनपदों की स्थापना करनी चाहिए। यानी जनपद है वो बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए कोटले के अनुसार। प्रशासन दृष्टि से जनपद स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संगण में बांटा होना चाहिए। यानी जनपद के कौन कौन से प्रकार है, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संगण। यानी कई बार परीक्षा में छोटे प्रश्न भी पूछ सकते हैं इसमें से कि जनपदों कितने संगणों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है कोटले के अनुसार। तो ये निम्न उसके भाग है, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संगण। एक गांव की जनसंख्या के संबंध में कोटले का मत है कि एक गांव में कम से कम 100 या 100 कम से कम तो 100 और अधिक से अधिक कितने घर होने चाहिए, 500 घर। यानी 100 से 500 के बीच में घर है, परिवार है, वो एक राज्य के अंतर्गत होने चाहिए, यानी एक गांव में होने चाहिए। चौथा अंग आता है दुर्ग। तो दुर्ग जिसको किला भी कहते हैं। तो कोटले के अनुसार जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का जो चौथा महत्वपूर्ण अंग है वो है दुर्ग। राज्य के दुर्ग भी उतने ही आवश्यक है जितना कि जनता, भूमि और राजा। कोटले के अनुसार आक्रमण करने की दृष्टि से और राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग आवश्यक है। दुर्ग मजबूत तथा सुरक्षित होने चाहिए, जिनमें भोजन, पानी, गोला बारूद का उचित प्रबंध होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक दुर्गों को कोटले ने 4 भागों में बांटा है। अब देखो कोटले के अनुसार दुर्ग के कितने भाग हैं, कितने प्रकारों में बांटा है। सबसे पहला है ओदक दुर्ग। तो देखो ये क्या है, ये कोटले के अनुसार दुर्ग हैं कि दुर्ग कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला है ओदक दुर्ग, चारों ओर से स्वाभाविक जल से घिरा हुआ जो टापू की भांति प्रतीत होता है वो तो कौन सा है, ओदक दुर्ग। यानी जिस दुर्ग के जिस किले के और चारों पानी हो वो क्या है, ओदक दुर्ग। पर्वत दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर पर्वत की कंदराओं और बड़े बड़े पत्थरों की दीवारों से जो बना हुआ होता है वो होता है पर्वत दुर्ग। तीसरा होता है धानवन दुर्ग, यानी जल और घास रहित भूमि, यानी मरुस्थल में जो स्थित दुर्ग होता है वो होता है धानवन दुर्ग। चौथा है वन दुर्ग, चारों ओर दलदल अथवा कांटेदार झाड़ियों से जो घिरा है वो कौन सा दुर्ग होता है, वन दुर्ग। तो कोटले ने जो दुर्ग हैं उनको उन्होंने 4 श्रेणियां उसमें बताई हैं, ओदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। छोटे प्रश्नों में पूछ सकते हैं कि कोटले ने दुर्ग के कौन कौन से प्रकार हैं, तो ये 4 प्रमुख प्रकार उसने बताए। अब देखो 5वां महत्वपूर्ण अंग आता है कोष। कोष या जिसको खजाना भी कहते हैं। कोटले ने कोष को भी राज्य का एक आवश्यक अंग बताया, क्योंकि कोष राज्य की समस्त गतिविधियों का आधार है। कोटले के अनुसार राज्यों को अपने कोष में निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए। इस हेतु अब देखो कोष या खजाने में निरंतर वृद्धि कैसे करे, इस हेतु कृषि कोषीय उपज का 6ठा भाग, यानी जो किसान खेती करते हैं उसकी जो उपज होती है उसका 6ठा भाग, व्यापार जो करते हैं उनका 10वां भाग, पशु व्यापार से अर्जित लाभ का 50वां भाग और सोना आदि है वो कर के रूप में प्राप्त करना चाहिए। भाई खजाना कहाँ से आएगा, तो खजाना राजा और जनता से ही वसूल करेगा।
तो ये कोटले ने बताया कि भाई किसान है, व्यापारी है और अन्य जो राज्य में जो वर्ग हैं उनसे कितना वसूल कर करना चाहिए, ये उसने मात्रा बताई तरह से। कोष के संबंध में कोटले का निर्देश है कि राजा को कोष धर्मपूर्वक एकत्रित करना चाहिए, यानी कर उतने लगाना चाहिए जितना की जनता है वो आसानी से दे सके, यानी कर वसूलते समय जनता की परेशानी है उसको भी राजा को समझना चाहिए। छठा अंग है सप्तांग सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण अंग, वो है दंड या सेना। कोटले ने दंड को राजा की एक उल्लेखनीय प्रकृति मानता है। दंड से तात्पर्य है सेना से, तो दंड किसको कहा है, सेना को कहा है। उनके अनुसार दंड राज्य की संप्रभुता को प्रदर्शित करता है। कोटले के अनुसार राजा की शक्ति उसकी सेना, गुप्तचर विभाग, पुलिस तथा न्याय व्यवस्था में प्रकट होती है। कोटले का मत है कि राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं और शत्रु भी है वो मित्र बन जाते हैं। सैनिक अस्त्र शस्त्र निपुण प्रयोग में निपुण, वीर, स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त होने चाहिए। कोटले के अनुसार सैनिकों को अच्छा वेतन, अन्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जिससे वे निश्चित होकर के देश सेवा में तत्पर रहे। अब आता देखो सातवां जो सप्तांग सिद्धांत का प्रमुख अंग है। तो सप्तांग का मतलब कहता है कि सात, यानी 7 अंग, राज्य के 7 प्रमुख अंग है और इसमें सबसे लास्ट में होता है मित्र। तो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कोटले ने कहा कि राजा को अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता करनी चाहिए, एक राजा के अधिक से अधिक मित्र भी होने चाहिए, क्योंकि बिना मित्र के राजा की शक्ति ना उसमें कमी आ सकती है। यदि राजा के पास में अच्छे मित्र हैं, बहुत ही सुदृढ़ मित्र हैं, तो युद्ध या जब कोई शत्रु आक्रमण करता है तो वो अपने मित्रों की सहायता से उस शत्रु को पराजित कर सकता है। इसलिए एक अच्छे और जो स्वामी मतलब निष्ठावान मित्र है वो एक राजा के होने चाहिए। तो कोटले ने कहा राजा को अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता करनी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता प्राप्त कर सके। मित्र वंश परंपरागत विश्वसनीयता हितैषी हो, राजा व उसके राज्य को अपना समझते हो। परंतु कोटले ने यह भी कहा है कि मित्र बनाने से पहले राजा को उन्हें परखना भी चाहिए कि वो धोखा नहीं दे सके। तो देखो ये क्या था, ये था कोटले का सप्तांग सिद्धांत। अब एक कई विचारकों ने कोटले के सप्तांग सिद्धांत की आलोचना भी की है, उसमें कमियां क्या आलोचना की है। अब देखो वो आलोचना क्या है, तो कोटले के सप्तांग सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, तो निम्न आधारों पर कोटले के सप्तांग सिद्धांत की आलोचना की जाती है। पहला है कोटले के सप्तांग सिद्धांत में हमें राज्य के शरीर का सिद्धांत का आभास मिलता है। आलोचकों के अनुसार राज्य को एक शरीर मानना अनुचित है, शरीर की तुलना राज्य से किया जाना ये उचित नहीं है, कुछ विचारक ये कहते हैं। दूसरा है कोटले ने दुर्ग, कोष, सेना और मित्र को राज्य का आवश्यक अंग माना है। यह बात सत्य है कि सभी अंग राज्य के लिए आवश्यक है, परंतु इन्हें राज्य का आधारभूत तत्व नहीं माना जा सकता, यानी आधारभूत तत्व राज्य का नहीं माना जा सकता। आलोचकों के अनुसार प्रत्येक राज्य में सेना जाती है, उस पर बल दिया जाता है, परंतु सेना के अभाव में किसी राज्य का अस्तित्व वो समाप्त नहीं हो सकता। भाई कोटले तो ये कहता है कि जो 7 अंग हैं, इन 7 अंगों में से यदि कोई एक भी अंग नहीं ना उसको हम राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, वो पूर्ण रूप से राज्य नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी देश के अंतर्गत यदि सेना नहीं है तो उसको हम यह नहीं कह सकते कि वो उसका राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तीसरा इसमें कोटले के अनुसार संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या, भूभाग अत्यंत आधुनिक राज्य के आवश्यक अंग है, परंतु कोटले ने कहीं भी इनका स्पष्ट वर्णन है वो नहीं किया है। तो आलोचकों के अनुसार संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या और भूभाग आधुनिक राज्य का आवश्यक अंग है, परंतु कोटले ने इसका कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं किया है। कोटले द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत राजतंत्र शासन के लिए उपयुक्त है। इसमें प्रजातंत्र की क्या की गई है, उपेक्षा की गई है। यानी कोटले ने जिस सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है वो केवल राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है उनके लिए उपयोगी है, यानी लोकतंत्र के लिए ये उपयोगी नहीं है। तो विद्यार्थियों ये था कोटले का सप्तांग सिद्धांत। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको इसमें समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई बात आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो मेरे आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।